हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। उस सीरीज़ में ये मेरा आज का 6वां लेक्चर है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों का क्या योगदान था। इसके अतिरिक्त हम पढ़ेंगे जबलपुर का झंडा सत्याग्रह। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीय जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अगर हम 1929 का अधिवेशन देखें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, तो 31 दिसंबर 1929 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया था और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसका मतलब था कि अब हमारा जो उद्देश्य है, अब हमें स्वराज नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इसके बाद आप देख रहे थे कि गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, जिसका श्री गणेश गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के रूप में किया। तो 6 अप्रैल को गांधी जी की दांडी यात्रा जो है वो खत्म हुई थी और आप देख रहे हैं 7 अप्रैल से ही मध्य प्रदेश में भी आंदोलन जगह जगह शुरू हो गए। मध्य प्रदेश भी ऐसे में कहाँ पीछे रह सकता था। तो जो शुरुआत हो रही है यहाँ पर भी आप देखिएगा, मध्य प्रदेश में जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर रानी दुर्गावती की जो समाधि है वहाँ पर सेठ गोविंद दास एवं वीपी मिश्रा के नेतृत्व में एक समारोह आयोजित किया गया था, जहाँ पर उन्होंने शपथ ली कि हम तब तक आंदोलन चलाते रहेंगे जब तक हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने भी कांग्रेस से अनुमति मांगी ताकि वे क्या कर सकें, कुछ ऐसे कानूनों को तोड़ सकें जो कि जैसा कि पहले तय हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत हमें करना है। अगर आप कभी मुझसे हिस्ट्री जब आगे पढ़ेंगे इस बारे में, क्योंकि मैं हिस्ट्री का लेक्चर अभी इतना आगे नहीं पहुंचा है, तो आपको बताऊंगी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून के अलावा कई सारे ऐसे लोकल जो स्थानीय कानून थे उनको तोड़ने की बात कही गई थी। फिर इसके बाद क्या होता है, अप्रैल 1931 को सीहोर, कटनी, मंडला एवं दमोह जैसे कई जगहों में भी यहाँ पे समारोह आयोजित किए जाते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर छेड़ा जाता है। और उसी समय मैंने पढ़ाया है बैतूल का जंगल सत्याग्रह, वो भी क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था। यहाँ पर पुलिस ने क्या किया था, आदिवासियों पर गोली चलाई थी और यहाँ पे कोमा गोंड, रामू तथा मकड़ू गोंड जैसे लोग, आदिवासी लोग क्या हो गए थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, ये शहीद हो गए थे। अगर आपको इनके बारे में और अधिक जानना है तो मेरे पिछले वीडियो पे चले जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको उनके बारे में और अधिक जानकारी मिल जाएगी। और इसी बीच क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत उसमें शराब की दुकानों की तथा ऐसे वाहन जो कि शराब लेकर आ रहे थे या लेके जा रहे थे उनकी नाकाबंदी कर दी गई एवं धरना दिया गया, जिसके कारण जबलपुर में शराब की बिक्री बिल्कुल घट गई, 1/4 रह गई, जिसको देखते हुए भी वहाँ पर भी जो पुलिस है वो हिंसक हो जाती है और उसने वहाँ पे गोली चलाई। तो उस दौरान भी जबलपुर में जो 4 लोग थे वो शहीद हो गए थे। दूसरी तरफ जो जबलपुर का जो रॉबर्टसन कॉलेज था वो उसको भी पूरी तरह से अंग्रेजों ने सील कर दिया था। उन्हें डर था ये छात्र भी निकल कर ऐसा न हो कि जाएँ और आंदोलन में शामिल हो जाएँ। और मार्च 1931 में आप देख रहे थे कि शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को जब लाहौर में फांसी दे दी गई थी, तो इसका जो विरोध था, इसका जो दुख था, उसका जो आक्रोश था मध्य प्रदेश की जनता में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। और उसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू मध्य प्रांत में आयोजित प्रांतीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने आ रहे थे, परंतु पुलिस ने उन्हें रोक लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसका भी पूरी जोर से हर जगह इसका विरोध किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, तो जिसके कारण मध्य प्रदेश में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। परंतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब गांधी जी वापस लौटते हैं तो उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश में भी फिर से आंदोलन शुरू होने लगता है। और इसके बाद पूरे देश में जिस तरह से उन्होंने अत्याचार किया था अंग्रेजों ने, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बड़ी निर्ममता पूर्वक अंग्रेज इसे यहाँ पे कुचलने में लग जाते हैं। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से इतना ज़्यादा अंग्रेज हिल गए थे कि उन्होंने लोगों के मिलने जुलने, उनकी समस्त गतिविधियों में लगभग रोक लगा दी थी। यहाँ तक कि सभी समाचार पत्रों पर भी रोक लगा दी गई थी। इसीलिए जबलपुर से निकलने वाले कर्मवीर तथा लोकमत समाचार पत्र को बंद करना पड़ा। परंतु जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने स्वतंत्रता की लौ को आगे जलाए रखा। उन्हें
कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने विचार लोगों तक वो ले ही जा रहे थे। उधर 29 मई को विदर्भ तथा महाकौशल का संयुक्त अधिवेशन होना था। संयुक्त अधिवेशन जो नागपुर में होना था, वहां पर लगभग 300 कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मध्य प्रदेश के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी दौरान यूसुफ महर अली के आह्वान पर नौजवान सभा का अधिवेशन सागर में हुआ था, जहां सब ने मिलकर शपथ ली कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक वे संघर्ष करते रहेंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं पूरे देश के भांति मध्य प्रदेश का भी स्वतंत्रता आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो कि अविस्मरणीय है और हमें तथा आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा वो प्रेरणा का स्रोत रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जबलपुर के सत्याग्रह की, जबलपुर के झंडा सत्याग्रह की, जहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान, जो सिर्फ उस समय 18 साल की थी, हंसते हुए जेल चली गई थी। इसीलिए उन्होंने अपनी कविता में एक जगह लिखा भी है, 15 कोटि असहयोगिनियां दहला दे ब्रह्मांड सखी, भारत लक्ष्मी लौटाने को रच दे लंका कांड सखी। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कभी भी पूछा जा सकता है। तो जो झंडा है वो किसी भी राष्ट्र का क्या होता है, उसकी संप्रभुता, उसके गौरव, उसकी अस्मिता का परिचायक होता है। परंतु जैसा कि आप जानते थे कि जो अंग्रेज थे वो भारतीय झंडे से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। जहाँ भी ऐसा कहीं कोशिश किया जाता था झंडा लहराने की, वो तुरंत ही उसे निकाल करके उसे पैरों के नीचे रौंदते थे। ये दिखाते थे कि तुम्हें हम कभी आज़ाद नहीं होने देंगे। इस तरह से मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से क्या करते थे, प्रताड़ना देते थे भारतीयों को, जो कि झंडे को लेकर के, भारतीय झंडे को लेकर के आगे चलना चाहते थे। तो 1923 में मध्य प्रदेश की जो संस्कार धानी है वर्तमान में जो जबलपुर, वहाँ की नगर पालिका में क्या हुआ, कांग्रेस का बहुमत था और उसी समय जो सत्याग्रही समिति बनाई थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, वे जबलपुर में दौरा करने आ रही थी। उसमें खासकर अजमल खान एवं अन्य कांग्रेसी थे। तो उनके सम्मान पे वहाँ पे क्या किया गया, टाउन हॉल में वहाँ पर झंडा फहराने की योजना बनाई गई। तो इस रणनीति के तहत वहाँ पे टाउन हॉल में झंडा या तिरंगा आप कह सकते हैं फहरा दिया गया। तो जैसे ही झंडा फहरा दिया गया, ब्रिटिश हुकूमत को बहुत बड़ी चुनौती के रूप में दिखा और तुरंत ही वहाँ के कमिश्नर ने उसे उतरवा दिया और पैरों की तरह कुचलवा करके और उससे क्या किया, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तो इसके साथ ही कांग्रेस ने यहाँ पे झंडा सत्याग्रह की शुरुआत भी कर दी। अगर इस सत्याग्रह की हम बात करें तो मेन इसके जो नेतृत्व करता थे पंडित सुंदरलाल थे। इसके अलावा नाथूराम मोदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान, नरहरि अग्रवाल जैसे देश प्रेमियों ने या स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना पूरा योगदान दिया और इन लोगों को भी जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये लोग पुलिस के आगे या अंग्रेजों के आगे झुके नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी समझ में आ गया था कि झंडा सत्याग्रह का बहुत ज़्यादा महत्व हो, इसलिए उसे अखिल भारतीय स्तर पर फैलाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह अखिल भारतीय स्तर पर मनाने के लिए नागपुर को चुना गया, जहां पर जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में संपूर्ण तैयारियां की गई। इसके साथ ही पुनः एक बार जबलपुर में भी झंडा सत्याग्रह की शुरुआत की गई। तब सरोजनी नायडू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े नेताओं की उपस्थिति में कंछोड़ी लाल, बंशी लाल तथा काशी प्रसाद ने जबलपुर टाउन हॉल में झंडा फहरा दिया और इसके बाद फिर से अंग्रेजों ने इस को कुचला और सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया। इसके बाद आप लोग ये जान लीजिए कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्य समिति ने 9 जुलाई 1923 की बैठक में झंडा सत्याग्रह का अनुमोदन कर दिया और इस आंदोलन में सरोजिनी नायडू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने नागपुर में आकर के भाग लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को तिरंगे के साथ पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में 100 लोगों के जुलूस निकालने की अनुमति देनी पड़ी और इसके साथ ही इस चीज़ को भी मानना पड़ा और स्वीकार करना पड़ा कि ये अपना भारतीय जो अपना झंडा कहीं भी ले जाने के लिए फ्री हैं या स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी जीत थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जबलपुर झंडा सत्याग्रह समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर से आपको विस्तार से बता देती हूँ ताकि आप इस कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए आप अच्छे से उसे डील कर सकें। तो होता क्या है, 1922 तक स्वाधीनता जो आंदोलन है वो तेजी से पूरे देश में फैल चुका था और पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश था। इसी साल कांग्रेस की राष्ट्रीय समिति ने सत्याग्रह समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य क्या था, जो असहयोग आंदोलन की सफलता है उसको आकलन करना। तो चूंकि मध्य भारत में स्वाधीनता आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र जबलपुर था, इसलिए देश के तमाम बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था। अक्टूबर 1922 के मध्य में यह समिति जबलपुर पहुंची। समिति में मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, डॉक्टर अंसारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कस्तूरी रंगा जैसे बड़े नेता आए थे।
शहर के आंदोलनकारियों ने इन नेताओं का अभिनंदन समारोह टाउन हॉल यानी वर्तमान के गांधी भवन लाइब्रेरी में रखा। समारोह के दौरान फरवरी 1923 में टाउन हॉल में तिरंगा फहरा दिया गया। कहीं कहीं आपको इसका मार्च 1923 भी इसका उल्लेख मिलेगा। यह खबर अखबारों में सुर्खियों में पहुंच गई थी, तो बात दिल्ली एवं लंदन तक पहुंच गई, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी हड़कंप पहुंच गया, कह सकते हैं हड़कंप मच गया। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट या जो अंग्रेजी हुकूमत थी उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए कि इस तरह के आंदोलन अब दोबारा ना उठ खड़े हो पाएँ। तो ये आंदोलनकारियों के लिए एक बड़ी जीत थी। उन्होंने टाउन हॉल में बार बार तिरंगा फहराने का जैसे लक्ष्य ही बना लिया था। तो बीच में क्या होता है, एक दो और कोशिश करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। मार्च 1923 का जो तीसरा हफ्ता था, तो वहाँ पर कांग्रेसियों ने दूसरी बार जो दूसरी समिति आई थी उसमें जबलपुर में, जिसमें राजेंद्र बाबू और राजगोपालाचारी, जमुनालाल बजाज जैसे देवदास गांधी जैसे बड़े नेता थे, उन्होंने नगर पालिका के अध्यक्ष से अतिथियों के स्वागत के लिए टाउन हॉल में योजना बनाई, है ना, कि उनका स्वागत जो टाउन हॉल में करा जाएगा। तो इस दौरान तत्कालीन जो डिप्टी कमिश्नर था हैमिल्टन, उसने टाउन हॉल में तिरंगा फहराने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उसे इजाज़त मांगी और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें तिरंगा फहराना है तो साथ में तुम्हें ब्रिटिश का भी झंडा, ब्रिटेन का भी झंडा तुम्हें फहराना पड़ेगा। तो आंदोलनकारियों को ये बात तो अब गवारा थी नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष और ज़्यादा भड़क गया और यहाँ से एक आंदोलन प्रारंभ हुआ जो बाद में झंडा सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। तो इसी साल स्थानीय आंदोलनकारी भी थे, जिसमें बाल मुकुंद त्रिपाठी, बद्रीनाथ दुबे, सुभद्रा कुमारी चौहान, माँ खल्लाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में तिरंगा फहराने पहुंचे। ठीक है, तो उनके साथ में रह रहे सीताराम यादव, परमानंद जैन, उस्ताद प्रेमचंद ने भी तिरंगा फहरा दिया। जैसे ही अंग्रेजों को खबर लगी, फिर तिरंगा वो लोग उतारते और स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में वे डाल देते हैं। तो ये सब जो क्रम चलता रहता है। तो इसके बाद अब क्या हुआ कि ये जबलपुर के जो झंडा सत्याग्रह की जो बात थी या झंडा फहराने की जो घटना थी पूरे देश में फैल जाती है और इस तरह से अब क्या होता है, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं होने लगेंगी। तो इस 4 महीने तक इस झंडा आंदोलन लगभग पूरे देश में चलता है। इसका समापन 17 अगस्त को नागपुर में किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन का समापन की घोषणा की गई। इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और लगभग आप कह सकते हो 15 अगस्त 1923 तक लगभग 1700 आंदोलनकारियों को इन्होंने जेल में डाल दिया था। तो इस आंदोलन के जो मेन प्रणेता थे वे थे पंडित सुंदरलाल। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में उनके बारे में लिखा है, कर्म के योगी शक्ति प्रयोगी, देश भविष्य सुधराएगा, हाँ वीर वेश के दीन देश के जीवन प्राण पछिराएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसके साथ ही मैं ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्या चीज़ नहीं समझ में आई, क्या चीज़ ख़राब लगी, अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। ठीक है, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।